हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिहार स्टेट 2025 के रिगार्डिंग पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग के यानी शिक्षण कला के सिलेबस को आज से प्रारंभ करेंगे। सिलेबस के अंतर्गत हम लोग जितने भी हमारे पार्ट्स हैं उसको एक एक कर समझेंगे। उसी कड़ी में आज हम इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन के सिद्धांतों को अच्छे से समझेंगे, जिससे कि आपका स्टेट 2025 का जो एग्जाम हो उसमें आप मूल्यांकन के सभी प्रश्नों को हल कर सकें। इसके साथ साथ हम लोग थियरी का कंप्लीट होने के बाद हम लोग एमसीक्यू बेस्ड जो हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए होंगे मूल्यांकन से, उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सिलेबस का टॉपिक है इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मूल्यांकन एवं अधिगम के लिए आकलन, ये हमारा टॉपिक है जो सिलेबस में मेंशन है। तो सबसे पहले हमें जानना है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन क्या होता है। मूल्यांकन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा चीजें समझना पड़ेगा। मूल्यांकन को दो शब्दों में मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन। मूल्य हमारा क्या होता है, वैल्यू, यानी कि जब हम किसी चीज को सीख लेते हैं तो उसको हम लोग क्या देते हैं, वैल्यू देते हैं, मूल्य देते हैं। जो चीजें आपने पाया है उसे अचीव किया है। वहीं अंकन क्या होती है, तो जो चीज आपने अचीव किया या जो चीज मैंने चीजों को सीखा है, अगर उसको मैं एक ग्रेड के माध्यम से, एक मार्क्स के माध्यम से उसको मैं शो करता हूँ, प्रदर्शित करता हूँ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अंकन कहलाता है। तो इन्हीं दोनों का मिश्रण यानी जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा अचीवमेंट है, जो मैंने चीजों को सीखा है, उसको हमें एक अंकन के रूप में प्रदर्शित करना, दोनों का एक मिश्रण क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। तो चलिए समझते हैं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा छात्रों के अधिगम यानी जो हमारी लर्निंग होती है, जिसमें बच्चा चीजों को समझता है, सीखता है, उपलब्धि यानी अचीवमेंट, जो बच्चे ने अपने एकेडमिक में या अपने बाहरी जो इन्वायरमेंट था उस चीज में एक्वायर किया हो, सीखा हो, उपलब्धि हासिल किया हो, या कोई हमारा कौशल स्किल्स, जैसे कि बच्चे ने कंप्यूटर के बारे में अच्छा एक नॉलेज रख लिया हो, बच्चे के द्वारा जो है एक नए स्किल्स आ गई हो, ये चीजें, या कोई अप्रोच हो, हमारा दृष्टिकोण हो, और हमारा बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बिहेवियर, हमारा व्यवहार, जो चीजें हमारे जो पर्सनालिटी है उसको शो करती है, को व्यवस्थित रूप से परीक्षण और व्याख्या की जाती है। यानी मूल्यांकन के द्वारा एक बालक के अधिगम, उपलब्धि, कौशल या बच्चे का जो अप्रोच है या व्यवहार है, उसको व्यवस्थित ढंग से यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से उसका एक परीक्षण किया जाता है। और परीक्षण के बाद जो हमारे परिणाम, जो हमारे आउटकम्स आते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाती है। नेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा, मूल्यांकन में हमारे दो चीज मिश्रण होता है, एक हमारा होता है मापन और एक हमारा होता है आकलन। मापन क्या होती है, तो मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को निश्चित मानकों के आधार पर संख्याओं में अभिव्यक्त किया जाता है। इसमें क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, कोई थिंग्स हो, तो उसके जो क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को हम लोग एक नंबर्स के आधार पे, ग्रेड के आधार पे अगर शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। जैसे किसी छात्र ने गणित की परीक्षा में 50 में 40 नंबर लाया और उसको अंक प्राप्त किया गया, वो हमारा क्या कहलाएगा, मापन कहलाएगा। दूसरी क्या होती है, हमारी आकलन होती है। तो आकलन क्या होती है, तो सीखने की प्रक्रिया और उपलब्धि को मापने, समझने और सुधारने की जो प्रक्रिया होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, आकलन कहलाता है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा आकलन क्या है। तो जो चीजें हम लोग लर्निंग के द्वारा सीख रहे हैं, सीखने के बाद जो 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 मुझे एक्वायर हुआ यानी जो मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई, उस चीज को समझने या उसमें चीजों को सुधारने यानी बच्चे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने, तो ईच एंड एक्टिविटी जो की जाती है वो किसके द्वारा किया जाता है, आकलन के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा मापन होता है ये हमारा मात्रात्मक पहलू होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होगा,
और वही हमारा जो आकलन होता है वो हमारा गुणात्मक पहलू होता है, यानी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलती है। यानी मूल्यांकन मापन प्लस आकलन से मिलता है, वही हमारा मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों का एक दूसरे का पहलू यानी एक दूसरे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट हमें जानना पड़ेगा आकलन। आकलन जो वर्तमान में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। तो आकलन के द्वारा हमारे दो इसके टाइप्स हैं। एक हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम लोग रचनात्मक आकलन कहते हैं। वही हमारा दूसरा होता है योगात्मक आकलन यानी सम्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन क्या होती है? तो यह सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, यानी ड्यूरिंग द लर्निंग, जब हम लोग चीजों को सीख रहे हैं उस दौरान हमारा क्या किया जाता है, असेसमेंट जब होगा, आकलन होगा, वहां पे जो हमारे प्रॉब्लम्स है उस चीज को सॉल्यूशन यानी उसको सॉल्व किया जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, रचनात्मक आकलन कहा जाता है। जैसे कि इसका हमारा उद्देश्य क्या होता है, तो सुधार और प्रगति करना, यानी कि इसमें क्या करना है, सुधार करना है। बच्चे का कोई प्रॉब्लम से उसको सॉल्यूशन दे देना, वो हमारा सुधार हुआ। और इसमें प्रगति यानी प्रोग्रेस करना। दूसरा अगर उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसको, जैसे कि क्लास में हम लोग क्विज वगैरह बच्चों से कराना, असाइनमेंट करवाना, क्लास टेस्ट करवाना बच्चों का, कोई छोटी छोटी एक्टिविटी कराना। तो ये ड्यूरिंग द क्लासेस, ड्यूरिंग द क्लासरूम, ड्यूरिंग द लर्निंग जो भी हमारे एक्टिविटी की जाती है एक मूल्यांकन के रूप में, वो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। तो ये हमारा क्या होता है, ड्यूरिंग दी लर्निंग। आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट हमारा होता है समेटिव असेसमेंट, जो सीखने के अंत में किया जाता है, यानी एंड ऑफ द लर्निंग या एंड ऑफ द सेशन। जैसे कि हमारा मैं 9th में हूँ और 9th मेरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद जो मेरा असेसमेंट हो रहा है या किया जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा समेटिव असेसमेंट कहलाता है। लेकिन 9th में पढ़ते वक्त मेरा जो मिड टर्म हुआ, यूनिट टेस्ट होता है या मेरा कोई असाइनमेंट देना होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाती है। ये चीजें आपको ध्यान देना होगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो उपलब्धि का आकलन करना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पे उद्देश्य था कि बच्चों का सुधार करना है, क्योंकि अभी पूरा एकेडमिक सेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। सुधार करना यानी बच्चे का जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके द्वारा हमको एक रेमेडियल टीचिंग देनी होगी। तो ये चीजें हमारी चलती जाएगी जब तक कि हमारा सेशन खत्म नहीं होता। लेकिन इसमें क्या होती है कि बच्चे का उपलब्धि का आकलन किया जाएगा कि बच्चा कितना चीजों को सीख पाया। वही हमारा ग्रेड बनता है कि बच्चा का ए आया, बी आया, जो भी हमारे पेपर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, और ओवरऑल जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होता है। उदाहरण के रूप में हमारा टर्म एंड एग्जाम होता है, जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम होती हैं, ये चीजें आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा मूल्यांकन के तकनीक, यानी टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन के कौन कौन से टेक्निक्स हैं जो हमारे यूज किए जाते हैं मूल्यांकन करने के लिए। तो हमारे दो टाइप से टेक्निक्स होते हैं। पहला होता है हमारा संख्यात्मक प्रविधियां, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसमें लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा यानी ओरल परीक्षाएं, रिटन एग्जाम, प्रायोगिक यानी प्रोजेक्ट जो बच्चों को दिया जाता है, ये चीजें आपकी देखने को मिलती है। दूसरा हमारा होता है गुणात्मक प्रविधियां, यानी कि जो हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक्स होती है, इसको हम लोग यहाँ पे रख के चलते हैं, जिसमें अवलोकन होता है। अवलोकन क्या होता है कि बच्चे का जो बाहरी इन्वायरमेंट होता है उसको मेजर करना, उसको एक्सेस करना, उसको असेसमेंट करना, वो हमारा क्या कहलाएगा, अवलोकन कहलाएगा। जैसे कि बच्चों का हाव भाव, पढ़ने में कैसा व्यवहार है, लोगों से कैसा इंटरेक्शन हो पा रही है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज होती हैं उस चीज को हमको देखना होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होती है, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, बच्चे का ईच एंड एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, यानी बच्चा क्या कर रहा है क्लास में, बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं किया, बच्चे का व्यवहार कैसा है, बच्चे क्या अचीव कर रहा है, बच्चे का हर मंथ का प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा रहा है। तो ये सब कुछ चीजें बच्चों का जो एक डायरी के रूप में एक संकलित करना, वो हमारा क्या कहलाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहलाती है। चेकलिस्ट क्या होता है, तो चेकलिस्ट हम लोग किसी भी चीजों को सही गलत यानी कि एक चेकलिस्ट बना देते हैं कि कितने बच्चे 50 नंबर
से एबव है, कितने बच्चे 50 नंबर से कम है। तो चेकलिस्ट बनाने के द्वारा जो किसी भी जो समस्या है उसको हम लोग सॉल्यूशन तक ला सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, चेकलिस्ट के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ही हम लोग टूल्स ऑफ इवेल्युएशन बोलते हैं और इसको ही हम लोग आदर्श मूल्यांकन बोलते हैं। यानी कि मूल्यांकन में क्या क्या चीजों को देखी जाती है, वो चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमारी क्या होती है, तो वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, तो बालकों के अंकों पर व्यक्तिगत का प्रभाव न होना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कि मैं एज ए टीचर हूँ और एक क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां पे बहुत सारे बच्चे शरारती होते हैं, शरारत करते हैं, या मैंने एक इंडिकेशन दे दिया कि ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है। तो अगर मार्क्स के टाइम अगर आपने क्या किया कि बच्चों को एक कि नहीं उसको कम नंबर देना है या कम नंबर देके जो है उसे कहीं ना कहीं परेशान करना, तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ता है कि मूल्यांकन के दौरान हमारी वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है। यानी कि बालकों के अंक पर व्यक्तिगत का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज है। यानी बच्चा अगर 40 में 40 नंबर लाने लायक है तो आपको 40 नंबर देना होगा। दूसरी क्या होती है हमारी वैधता, यानी कि वैलिडिटी की होती है। यानी निर्धारित जो हमारे उद्देश्य हैं, क्या उसका मापन किया गया है कि नहीं किया गया, उसको एक व्यवस्थित तरीके से संगठित करने के लिए हमें क्या करना होता है, वैधता यानी कि वैलिडिटी का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे समग्र उद्देश्य हैं उसका मापन किया जाना। नेक्स्ट हमारी होती है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या होती है, तो बार बार परीक्षण करने पे हमारा जो अंक होता है उसमें कोई भी बदलाव ना होना। यानी कि जैसे कोई बच्चा है, उसने 50 में 30 नंबर पाया, बच्चे को लगता है कि नहीं मैं 30 से ज्यादा नंबर पा सकता था, या तो उसने जो है रिचेक के लिए जो है अप्लाई कर दिया, तो रिचेक करने के बाद भी उसको 30 मार्क्स मिलता है। तो यही हमारी क्या कहलाती है, विश्वसनीयता कहलाती है, रिलायबिलिटी कहलाती है। यानी बार बार आपके परीक्षण करने पे आपका जो अंक होगा, जो आपका उत्तर होगा, वो आपका क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट हमारी होती है व्यापकता, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्प्रिहेंसिवनेस। इसमें क्या होती है कि हमारे संपूर्ण जो पाठ्यक्रम होते हैं उससे जितने भी जुड़े हमारे उद्देश्य हैं उसका मापन किया जाना। यानी कि जब हम लोग मापन करते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम के जितने संपूर्ण उद्देश्य हैं उसको एक साथ लेके कार्य करना। इसलिए देखिए हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है तो उसमें जो हमारा पेपर पैटर्न होता है उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से हर एक यूनिट से, हर एक पाठ्यक्रम से चीजों को, एक एक क्वेश्चंस को देखा जाता है, रखा जाता है, जिससे कि आपका व्यापकता है वो उसको बनी रहे। तो ये हमारे आदर्श मूल्यांकन के आइडियल कुछ टूल्स हैं जिसको हम लोग फॉलो अप करते हैं। इसमें और भी टूल्स एक दो देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन करना। डिस्क्रिमिनेशन इसमें क्या होती है, तो बालकों की जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेज होती है तो उसका जो मापन किया जाता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे किया जाता है। तो ये हमारे आदर्श मूल्यांकन के भाग होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है शैक्षिक मूल्यांकन का त्रिकोण भाग। यानी जो हमारे एजुकेशनल इवेल्युएशन होते हैं उसके त्रिकोण भाग क्या होती हैं, तो शैक्षिक मूल्यांकन का त्रिकोण भाग को ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बीएस ब्लूम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ब्लूम ने त्रिकोण भाग में उद्देश्य निर्धारण, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन, यानी कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको डिटरमाइन करना है। दूसरे नंबर पे हमारा अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा। लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि जब ड्यूरिंग द क्लासरूम जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उस दौरान जो है बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा और मेरे उद्देश्य क्या फुलफिल हो पाए कि नहीं हो पाए, तो इस चीज को यहाँ पे रखते हैं। और लास्ट में हमारा होता है मूल्यांकन यानी इवेल्युएशन। तो ये तीन चीजें हमारे किस में आती हैं, तो ये हमारे बीएस ब्लूम के त्रिकोण भाग में देखने को मिलता है। तीनों में से सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण मूल्यांकन किसे रखा गया है इनके द्वारा, तो मूल्यांकन को रखा गया तीनों में। नेक्स्ट आते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं निदानात्मक आकलन। तो ये हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हम लोगों ने रचनात्मक आकलन की बात कहा था, उसका भाग होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ऐसा मूल्यांकन
जो पढ़ाने से पहले या पढ़ाने के दौरान किया जाता है, ताकि छात्रों की ताकत, कमजोरियां, सीखने की कठिनाइयों के कारण का पता चल सके। एक लाइन में ये होता है, आपको समझना पड़ेगा। डायग्नोसिस का मतलब ये होती है कि बच्चे की समस्याओं को ढूंढना। यानी कि कोई बालक है, अब बालक जो है क्लासरूम में बैठा है, चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो टीचर को उसकी जो समस्या है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, कारण पता लगाना पड़ेगा कि बालक सच में जो है कोई, हो सके कि कुछ फैमिली से परेशान हो, या और भी जो दिक्कत हो सकती है, कोई बीमारी या कुछ उस तरह से जो भी चीजें हो उसका, तो उसके प्रॉब्लम्स को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसका काम कौन करता है, ये काम करता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के द्वारा किया जाता है। जब मुझे कारण पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा इस वजह से परेशान है, तब मुझे क्या देनी पड़ेगी, रेमेडियल टीचिंग देनी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षा। इसमें क्या होती है कि छात्रों की पहचानी गई कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। यानी यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि उन्हीं बच्चों को दी जाती है रेमेडियल टीचिंग जिन बच्चों का डायग्नोसिस किया जाता है, यानी कि जिनको सच में प्रॉब्लम होती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया कि जो दोनों पार्ट हैं आपके, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक जो हमारे आकलन है उसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक नया टूल्स है जिसे एनसीएफ 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था, और ये हमारा बहुत पहले से पाश्चात्य जो हमारे कंट्रीज हैं वहां पे लागू है, जो वेस्टर्न कंट्री है। भारत में 2005 में जो एनसीएफ आई थी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसमें जो है इसको लागू किया गया था। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ये क्या होता है, तो सीसीई विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है जो एनसीएफ 2005 के द्वारा प्रस्तावित था, जिसमें बच्चों की शैक्षणिक शैक्षणिक और सशैक्षणिक कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण, गतिविधियों दोनों प्रकार की प्रगति का सतत मूल्यांकन करना है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारा दो टाइप से कैरिकुलम फ्रेमवर्क होता है। एक हमारा होता है शैक्षिक, जिसे हम लोग एजुकेशनल, और दूसरा हमारा होता है सहशैक्षिक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, को एजुकेशन, जो वर्तमान में आपके एनएपी 2020 जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें लागू किया गया है। तो सहशैक्षिक में क्या क्या हमारे होते हैं, तो जो हमारे मूल्य हैं, वैल्यू, जो स्किल्स वाले जो पेपर्स होते हैं, कौशल वाले पेपर होते हैं, और जिसमें बच्चों का एक एक्टिविटी बेस्ड होता है, जैसे योगा हो गया हमारा, या बच्चियों के लिए सिलाई हो गई, और भी जो हमारे बागबानी हो गया, टाइपिंग हो गया, बहुत सारे जो कौशल के जो कोर्सेज होते हैं उसको हम लोग लागू करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहशैक्षिक एक्टिविटी होती है। वो भी आपका जो एकेडमिक है उसका पार्ट होता है, उसमें भी आपको नंबर्स मिलते हैं एक्टिविटी के। तो इस चीज को लागू किया गया। अब हम लोग समझेंगे कंटिन्यूअस क्या होता है, यानी नियमित रूप से मूल्यांकन, टाइम टू टाइम क्या करना है, हमें इवेल्युएशन करना है, वही हमारा क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। और कॉम्प्रिहेंसिव, समग्र, इसका मतलब ये है कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक दोनों पर ध्यान देना है। एकेडमिक क्या है, हमारा जो शैक्षिक है, जो हमारे विषय है, ओरिएंटेड है, जो हमारा उद्देश्य है, और शैक्षिक यानी कि नॉन एकेडमिक जिसमें हमारा स्किल, वैल्यू, इसकी बात की जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्कॉलास्टिक एरिया लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी हो गया, ये सब कुछ आ जाएंगे। को स्कॉलास्टिक एरिया क्या होती है, आर्ट्स हो गया, आर्ट्स में हमारी कला है, जैसे आपका डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, एटीट्यूड्स हो गया, वैल्यू हो गया, लाइफ स्किल हो गई, जो हमारे जीवन जीने के लिए जो कौशल्स होते हैं, इसका जो प्रयोग करना, ये हमारे किस में आते हैं, तो ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव में आते हैं। और तीसरा हमारा होता है इवेल्युएशन, यानी कि जो आपने अभी समझा है, जो हमारा लास्ट का पार्ट होगा, बच्चों का मूल्यांकन करना, जिसमें बच्चे का एक अचीवमेंट का पता चलता है। तो आज हम लोगों ने मूल्यांकन, इवेल्युएशन के जितने भी हमारे टूल्स थे, जितने भी उनके टाइप्स थे, हमारे एस्पेक्ट्स थे, उसको अच्छे से समझा है। आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग बाकी जितने भी सिलेबस हैं, टॉपिक हैं, उसको हम लोग कवर अप करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, इवेल्युएशन के हमारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, जो आपके एस्टेट 2023 और एस्टेट 2024 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिससे कि आपको एक रिवीजन हो जाएगी और आप लोग बेहतर ढंग से इवेल्युएशन, मूल्यांकन के प्रश्नों को कर सकेंगे। धन्यवाद।